Hello students, 12th class history, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी और राष्ट्रवादी आंदोलन की अपनी पिछली वीडियो में मैंने गांधी जी के तीसरे आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बताया था और ये आंदोलन स्वराज की प्राप्ति में असफल रहा और उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो भी बातचीत चल रही थी, समझौते चल रहे थे, कोई सहमति नहीं बनी और आखिरकार लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आजादी देने की बात तो कही, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने देश के विभाजन की बात भी कह दी थी और आजादी के लिए 15 अगस्त 1947 का दिन निश्चित हो गया। हम अपनी इस वीडियो में गांधी जी आजादी से लेकर उनकी मृत्यु तक गांधी जी ने क्या किया और कई बहुत सारे लेखकों ने उनके इस समय को ये कहा कि ये गांधी जी के जीवन का सबसे श्रेष्ठतम क्षण रहा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा, हम इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। देश में, राजधानी दिल्ली में हर जगह उत्सव का माहौल था, लेकिन गांधी जी उस वक्त दिल्ली में नहीं थे। गांधी जी उस समय कलकत्ता में थे और वहां भी उन्होंने किसी समारोह में भाग नहीं लिया, किसी उत्सव में भाग नहीं लिया, ना ही उन्होंने कोई झंडा फहराया। वो 24 घंटे के उपवास पर थे, क्योंकि जिस भारत की आजादी के लिए उन्होंने जितना संघर्ष किया था, आज एक अकल्पनीय मूल्य पर उनकी इच्छा पूरी हो गई। यानी हमें आजादी तो मिली और देश का विभाजन हो गया। देश का विभाजन तो हुआ, लेकिन हिंदू और मुसलमान एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए थे। उनके जीवनी लेखक हैं बीजी तेंदुलकर। उन्होंने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के समय गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों में चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने हिंदू, सिखों और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अपने अतीत को भुला दें, अपनी पीड़ा पर ध्यान देने की बजाय वो एक दूसरे के साथ भाईचारे का हाथ बढ़ाएं और शांति से रहने का संकल्प लें। बहुत सारे विद्वानों ने आजादी प्राप्त होने के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का श्रेष्ठतम क्षण कहा है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी आता है बेटा कि गांधी जी के आजादी प्राप्ति के बाद का जो समय था वो गांधी जी का क्या रहा है, श्रेष्ठतम क्षण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गांधी जी को आजादी मिली थी तो गांधी जी यहाँ नहीं थे, दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी कलकत्ता में थे, बंगाल में थे और उसके बाद वो दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद भी उन्होंने शरणार्थी शिविरों में जाकर उनसे उनका हालचाल पूछा, उनकी पीड़ा को कम करने का प्रयास कर रहे थे। वो वहां से पंजाब भी जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की विपत्तियों की वजह से उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होनी शुरू हो गई थी। कई शरणार्थियों को तो उनकी सभा में कुरान की आयतों के पढ़ने की प्रथा पर भी आपत्ति थी। उन्हें लगता था कि गांधी जी हमेशा मुसलमानों की ही बात कर रहे हैं, वो हम उन हिंदू और सिखों की पीड़ा की बात क्यों नहीं करते हैं जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। जैसा कि बीजी तेंदुलकर ने कहा है कि गांधी जी पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, वे वहां भी जाकर लोगों की सांत्वना प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन वो वहां किस मुंह से जाते जबकि वो भारत में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद 20 जनवरी 1948 को एक सभा में गांधी जी पर हमला किया गया, लेकिन इस हमले से गांधी जी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि कभी 26 जनवरी 1930 में अपनी आजादी की लड़ाई में अपने अतीत में यानी 26 जनवरी 1930 को कभी हमने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, लेकिन आजादी तो हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन ये जो महीने थे आजादी के बाद के महीने, ये गहरे तौर पर हमारा मोह भंग वाले महीने बन गए थे, क्योंकि जो हिंदू मुस्लिम जो दंगे हो रहे थे उसे रोक पाना भी इतना मुश्किल हो रहा था कि ऐसा लग रहा था कि जिस आजादी के लिए हमने इतना लंबा संघर्ष किया तो उसकी हमें इतनी भारी कीमत क्यों चुकानी
पड़ रही है। लेकिन फिर भी गांधी जी का ये विश्वास था कि बुरी घड़ी बीत चुकी है, भारत में अभी भी लोग सभी वर्गों और धर्मों की समानता स्थापित करने हेतु कार्य करेंगे। और उन्हें ये उम्मीद थी कि हम भौगोलिक क्षेत्र पर तो एक दूसरे से बढ़ चुके हैं, अब भारत दो देशों में कन्वर्ट हो गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान, लेकिन फिर भी उनका ये मानना था कि हम लोगों के लिए दो हैं, ठीक है, हम लोगों के लिए दो, बेशक दो हैं, लेकिन हम हृदय से एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, हम एक दूसरे को मदद और सम्मान देते रहेंगे। गांधी जी ने आजादी और अखंड भारत हेतु जो एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद जो देश का विभाजन हो गया था, फिर भी उनकी यही मनोकामना था कि दोनों राष्ट्र मिलकर परस्पर एक दूसरे के साथ आदर और मित्रता के संबंध में बने रहेंगे। लेकिन कई भारतीयों को उनका ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था और 30 जनवरी 1948 को अपनी दैनिक प्रार्थना सभा के समय एक युवक ने गांधी जी को मारकर उनकी हत्या कर, और कुछ ही समय बाद उसने आत्मसमर्पण भी कर दिया था। वह नाथूराम गोडसे था जिन्होंने उनकी गोली मारकर हत्या की थी, और वह एक ब्राह्मण था और पुणे का रहने वाला था और एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी जो अखबार था उसका संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था। जब गांधी जी की हत्या हुई तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई और पूरे विश्व स्तर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल और एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे गैर भारतीयों ने भी उनकी मौत पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश भेजे। किसी समय में उनकी कदकाठी पर हंसने वाली अमेरिका की जो पत्रिका थी टाइम, आज उन्होंने उनकी मौत पर कहा कि हमने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन से की है, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन की हत्या कर दी थी क्योंकि वो नस्ल भेद की बात को नहीं मानते थे और वो चाहते थे कि सभी लोग मिलकर रहें, और इसी तरह से भारत में भी एक धर्मांध हिंदू ने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि गांधी जी इन कठिन पलों में भी मित्रता और भाईचारे की बात करते थे। टाइम ने लिखा कि दुनिया जानती है कि उन्होंने गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण किया जिस प्रकार उन्होंने लिंकन की मृत्यु पर मौन धारण किया था। इस प्रकार हमने जाना कि गांधी जी आजादी के मिलने के बाद और अपनी मृत्यु तक गांधी जी किस प्रकार अपने कार्य में जुड़े रहे। अभी भी वो यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान भाईचारे के सूत्र में बंधे रहें, एक दूसरे को सहयोग करें। लेकिन जब 30 जनवरी 1948 को उनकी जो मृत्यु हुई उसने भारतीयों को पूरी तरह से झकझोर दिया। अब इस चैप्टर का जो एक लास्ट क्वेश्चन है वो है गांधी जी को समझना, कि हम गांधी जी को कैसे समझ सकते हैं। यानी हम वो स्रोत जानेंगे जिनसे हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन को जान पाए। तो इसका जो सबसे पहला स्रोत है वो है पत्र और भाषण। दूसरा आत्मकथा, तीसरा रिपोर्ट्स, और चौथा अखबार। ठीक है बेटा, यानी कि हम गांधी जी के राजनीतिक जीवन को कैसे जान पाते, हम गांधी जी के बारे में कैसे जान पाए, ये वो स्रोत हैं जिनसे हम गांधी जी के बारे में जानते हैं, वो है पत्र और भाषण। ठीक है, जब कभी कोई भाषण देता है तो हमें उसके सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, लेकिन पत्र के द्वारा हमें उनके निजी विचारों को भी जानने का मौका मिलता है। महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने समाचार पत्र में उन पत्रों को छपवाते जो उन्हें दूसरे लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकलन भी तैयार किया गया और उसे ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स,
ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से उसको उन्होंने प्रकाशित भी किया है। दूसरा है आत्मकथा। जब हम कोई आत्मकथा अपनी लिखता है तो उससे हम बहुत सारी वो बातें जान सकते हैं जो हम नहीं जान पाते थे, क्योंकि आत्मकथा में व्यक्ति अपने जीवन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी भी देता है। तीसरा होता है रिपोर्ट। जैसे कि जब गांधी जी अपनी दांडी यात्रा पर थे, गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे, तो उस समय पाक्षिक रिपोर्टें छपती थी, जिस रिपोर्टों में बताया जाता था कि गांधी जी आज कहाँ रुके और कितनी सारी भीड़ आज उनको सुनने के लिए आई थी, किस तरह से गांधी जी की जनशक्ति बढ़ती जा रही है। तो इन रिपोर्टों से भी हमें उनके बारे में पता चलता है। और चौथा है अखबारों से। अखबारों में जो भी खबरें छपती थी, ठीक है, बहुत सारी उनके जीवन से जुड़ी घटनाएं थी, वो हम इन अखबारों के थ्रू जान पाए। तो इस प्रकार आज हमने अपनी इस वीडियो में महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट में हमने अपनी लास्ट वीडियो में उनके 3 जो बहुत बड़े मूवमेंट्स थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पढ़ा। फिर आज अपनी वीडियो में हमने पढ़ा कि आज़ादी मिलने के बाद अपनी मृत्यु तक गांधी जी किस प्रकार से जुड़े हुए थे, क्या उनकी इच्छा क्या थी, वो यही चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान मिलकर रहें, और फिर ये वो स्रोत थे जिनसे हमने गांधी जी के बारे में जाना। थैंक यू सो मच।